बात कर रहे थे जेनेटिक्स में। और मैं आपको अभी तक बताया कि मेंडल साहब के दिमाग में क्या चल रहा था जब वो मेंडल अपने मटर के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो देखिए उन्होंने मैं जो पिछला क्लास हुआ था उसमें आपको बताया कि अलग अलग 7 कैरेक्टर को जब उन्होंने स्टडी किया, जैसे टॉल और ड्वार्फ को जब क्रॉस किया, जो रिजल्ट इधर मिला ठीक वही रिजल्ट दूसरे करेक्टर के लिए भी मिल रहा था। जैसे रेड और वाइट को जब क्रॉस किया तो भी सेम रिजल्ट मिला, और मान लीजिए राउंड और रिंकल्ड को क्रॉस किया तो भी सेम रिजल्ट उनको मिल रहा था। ठीक है, तो क्या रिजल्ट मिला, ये क्या है, वो प्लांट को उगा के देख रहे थे कि प्लांट कैसा है और उसका उन्होंने डाटा कलेक्शन किया। जैसे उन्होंने जब एक टॉल और ड्वार्फ को मिक्स किया तो जो F1 जनरेशन थी वहां 100% टॉल प्लांट उनको मिले। ठीक ऐसे ही जब रेड और व्हाइट को क्रॉस किया तो यहां पर भी 100% रेड कलर फ्लावर वाले पौधे मिले, और राउंड और रिंकल्ड को जब क्रॉस किया तो यहां पर भी 100% राउंड सीड ही उनको मिले। तो ये एक ऑब्जर्वेशन था। यहां से देखने के बाद उनको ये तो कंफर्म हो गया कि जब कभी भी एक ही कैरेक्टर के दो अपोजिट ट्रेट को क्रॉस करेंगे, देखिए एक ही कैरेक्टर है ये, लंबाई, पेड़ की लंबाई, तो लंबाई के दो अपोजिट ट्रेट क्या हैं, या तो लंबा या फिर वो बौना, या तो टॉल या ड्वार्फ। तो एक कैरेक्टर के दो अपोजिट ट्रेट को जब क्रॉस करते हैं तो F1 में हमको केवल एक ट्रेट ही दिखाई देता है। जैसे यहां टॉल दिखाई दिया, यहां पर जब किया तो यहां पर रेड दिखाई दिया, यहां जब किया तो यहां पे राउंड सीड दिखाई दिया। तो हर एक्सपेरिमेंट में वो 7 अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, 7 जगह उनका पूरा ये टेस्टिंग चल रहा था। हर जगह हर कैरेक्टर के लिए सेम रिजल्ट आ रहे, इसका मतलब ये ऐसा ही होता होगा कि जब कभी भी हम एक कैरेक्टर के दो डिफरेंट ट्रेट को क्रॉस करेंगे तो F1 में उनमें से केवल एक ट्रेट ही दिखाई देता है, एक ही आता है, दूसरा नहीं आता है। ठीक है, तो एक तो ये कंसेप्ट उनका क्लियर हुआ। F1 में जो कैरेक्टर यहां पे जो ट्रेट आपको दिख रहा है, जैसे यहां टॉल दिखा, ड्वार्फ नहीं दिखा, तो यहां पे उन्होंने दो शब्द दिए कि F1 में जो दिखता है उसको तो बोलेंगे डोमिनेंट, उसको तो क्या बोलेंगे, डोमिनेंट ट्रेट, और जो नहीं दिख रहा है उसको नाम दिया रिसेसिव ट्रेट। तो ये एक नए शब्द हैं। F1 क्या है, फिलियल 1 जनरेशन, ये पेरेंट है, ये F1 जनरेशन है। यहां तक केवल इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब जब वो आगे बढ़े, इन पौधों को जब उन्होंने सेल्फ पॉलिनेट किया, मतलब यही टॉल को इन्हीं के टॉल के साथ जब मिक्स किया, एक्चुअली ये क्या है, ये टॉल क्रॉस विद यही वाले टॉल, ये दोनों, ये भी F1 का है, ये भी F1 का है, इनको जब आपस में क्रॉस किया तो फिर नेक्स्ट जनरेशन जो मिली वो F2 जनरेशन थी। F2 जनरेशन मतलब फिलियल 2, नेक्स्ट पीढ़ी की जनरेशन। ये पेरेंट थे, ये पेरेंट के बच्चे हैं, इन बच्चों के ये बच्चे हैं, तो ये जनरेशन कुछ ऐसे जा रहा है। और यहां पर उन्होंने सेल्फ किया, सेल्फ मतलब इसी टॉल को इसी टॉल के साथ क्रॉस किया। आप देख रहे हैं टॉल क्रॉस विद टॉल मैंने लिखा। ठीक ऐसे ही यहां पे क्या हुआ होगा, रेड क्रॉस विद रेड हुआ, और फिर F2 आई होगी। ऐसे ही यहां क्या हुआ, राउंड क्रॉस विद राउंड हुआ, और यहां पर भी F2 जनरेशन आएगी। तो दिमाग में तो ये चल रहा था कि मैं टॉल को टॉल से क्रॉस कर रहा हूं तो यहां पे टॉल आएगा,
जब रेड को रेड से क्रॉस कर रहा हूं तो F2 में रेड आएगा, आना चाहिए था। लेकिन जब रिजल्ट मिला मेंडल साहब को, पौधे उगा कर देखा तो देखने पर जो पौधे उनको मिले तो F2 जनरेशन में टॉल प्लांट भी मिले और ड्वार्फ प्लांट भी मिले, दोनों टाइप के मिले, टॉल भी मिला ड्वार्फ भी मिला। और वो मान लीजिए कितने पौधे थे, उनका जब रेशो निकाला तो ये 3:1 में मिले, यहां पर ये 3:1 मिला उनको। मतलब अगर मान लीजिए 100 ये जो टॉल को टॉल से मिक्स किया, 100 सीड अगर बने होंगे और उन सीड को जब उगाया तो 75% मतलब 75 तो टॉल मिले और 25 ड्वार्फ भी मिले। डाटा कलेक्शन हो रहा है, स्टैटिक्स यूज हो रही है, रेशो निकाले जा रहे हैं। मेंडल साहब ये पहली बार कर रहे थे बायोलॉजी प्रोसेस में, मैथमेटिकल और लॉजिकल टूल यूज कर रहे थे। यहां पर देखा, इधर लगाया, हो सकता है कुछ गलती हो गया होगा, टॉल को टॉल से मिला रहे, ड्वार्फ कहां से आ गया पता नहीं, कुछ गलती हो गया होगा। लेकिन जब इधर देखा तो भी सेम आया, रेड भी आया और वाइट भी आया, जबकि हमने मिलाया रेड को रेड के साथ, मिलाया तो रेड को रेड के साथ, ये वाइट कहां से आ रहा है? और वो भी रेशो जब देखा तो ये भी 3 और ये भी 1, सेम रेशो आ रहा था। और यहां पे देखा राउंड को राउंड से मिलाया, देखो राउंड को राउंड से मिलाया, फिर भी यहां राउंड भी आया और यहां पर रिंकल्ड भी आया। और वो रेशो जब देखा तो 3:1। केवल मैंने यहां 3 लिखे हैं, मेंडल साहब 3 नहीं, उन्होंने पूरे 7 ऐसे एक्सपेरिमेंट किए। पोजीशन ऑफ फ्लावर भी देखा, पोल भी देखा, सीड कलर भी देखा, हर चीज उन्होंने देखा। तो हर जगह रेशो फिक्स आ रहा है और दोनों करेक्टर दिख रहे F2 जनरेशन में। तो यहां पे उनका एक लॉजिक काम किया। लॉजिक क्या काम किया कि जब हमने टॉल को ड्वार्फ से मिलाया, यहां केवल टॉल आया, अगर इस टॉल में ड्वार्फ नहीं होता तो यहां पे ड्वार्फ कैसे आया? इसका मतलब यहां चाहे ये पौधे टॉल हैं, चाहे ये पौधे टॉल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहां ड्वार्फ भी बैठा हुआ है, वो भी मौजूद है। वो था यहां पे, तभी तो यहां पे ये दिखाई दिया। हालांकि ये दिख नहीं रहा है, ये दिख नहीं रहा है, लेकिन यहां मौजूद है, तभी तो यहां ड्वार्फ आया। ठीक ऐसे ही यहां चाहे रेड में हमको व्हाइट नहीं दिख रहा है, रेड और व्हाइट मिक्स किए तो यहां व्हाइट आया जरूर है, लेकिन दिख नहीं रहा है। और अगर यहां है तभी तो यहां पे आएगा, मतलब यहां पर भी व्हाइट भी मौजूद है, तभी तो ये व्हाइट पैदा किया, नहीं होता तो कैसे आता? इधर क्या है? राउंड, लेकिन क्या यहां रिंकल्ड नहीं था? यहां रिंकल्ड का भी कोई ना कोई कैरेक्टर था, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, लेकिन है, तभी तो ये रिंकल्ड पैदा हुआ। तो ये चीज तो क्लियर हुई। क्या क्लियर हुआ? कि इन पौधों के पास, जो F1 के पौधे हैं, इन पौधों के पास कहीं ना कहीं टॉल पैदा करने वाला फैक्टर मौजूद है, वो चीज मौजूद है जो इस पौधे को टॉल बना रही है। मैंने बोला टॉल का एक फैक्टर इसके पास जरूर है, तभी तो ये पौधा टॉल है। सपोज उस टॉल फैक्टर को हम कैपिटल T मान लेते हैं कि इसके पास ये कैपिटल T है, ये वो कारण है, ये वो रीजन है, ये कुछ भी है। मेंडल साहब को नहीं पता ये क्या है, लेकिन ऐसा कुछ जरूर है जो इसको टॉल बना रहा है। उन्होंने एक सिंबल दे दिया इसको, T, कैपिटल T। उनको भी नहीं पता ये T क्या है, क्या ये एक एंजाइम है, क्या ये एक DNA है, क्या ये क्रोमोसोम है? आज हम जानते हैं, मेंडल साहब थोड़ी जानते कि सेल के अंदर क्या होता है। उन्होंने तो बोला कुछ ना कुछ ऐसा फैक्टर जरूर है जो इस पौधे को टॉल बना रहा है।
और इसके पास वो फैक्टर भी मौजूद है जो ड्वार्फ के लिए जिम्मेदार है। दो फैक्टर इसके पास है, ड्वार्फ का भी है तभी तो इधर ड्वार्फ आ रहा है। अगर ये नहीं होता तो इधर ड्वार्फ कैसे आता? इसका मतलब इसके पास एक ड्वार्फ का भी फैक्टर मौजूद है जिसे हम स्मॉल टी बोल सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसको कैपिटल टी बोलते हैं और इसको भी कैपिटल टी बोलते तब तो ये भी दिखता। एक्चुअली वो दिख ही नहीं रहा है, इसलिए हमने इसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन फैक्टर तो है। जो ये फैक्टर है ऐसा ये फैक्टर भी है, और ये फैक्टर आपस में मिक्स नहीं होते। अलग जब ये हो जाएगा ये वाला तो इधर आ जाएगा, तभी तो ड्वार्फ आएगा। तो F2 जेनरेशन में फिर से रिसेसिव कैरेक्टर पैदा होना, F2 जेनरेशन में फिर से रिसेसिव ट्रेट का दिखाई देना, यह प्रूव करता है कि F1 के पास डोमिनेंट का भी फैक्टर मौजूद है और रिसेसिव का भी फैक्टर मौजूद है। इसका मतलब एक पौधे के पास एक कैरेक्टर के दो फैक्टर हो सकते हैं या होते हैं। दैट इज द लॉजिक। किसी भी एग्जाम्पल में आप देख लो, इसके पास रेड का फैक्टर तो है लेकिन व्हाइट का फैक्टर भी है, तभी तो ये व्हाइट आया। ऐसे इसके पास अगर राउंड का फैक्टर है तो इसके पास रिंकल्ड का भी फैक्टर है। आप बोलेंगे सर ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, इसको कुछ और बोल लीजिए, आप कुछ भी आप यूज कर लीजिए। मान लीजिए मैंने इसको कैपिटल डब्ल्यू बोल दिया, फिर उसको स्मॉल डब्ल्यू बोल दिया। तो इतना अगर आपको समझ में आया तो ये बात, अब मैं जो स्टेटमेंट निकल के आ रहा है वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये आ रही है कि F1 में केवल एक ट्रेट दिखता है, ओनली वन ट्रेट एक्सप्रेस्ड। जो ट्रेट दिखता है वो डोमिनेंट होता है और जो नहीं दिखता वो रिसेसिव होता है। जब कभी भी एक कैरेक्टर के दो डिफरेंट अपोजिट ट्रेट के प्योर प्लांट को क्रॉस करेंगे तो F1 में केवल एक ट्रेट दिखता है और ये जो दिख रहा है दैट इज द डोमिनेंट। तो यहां पर मेंडल साहब का पहला एक रूल निकल के आता है जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। एज पर दिस रूल we can say that whenever we cross between two different opposite trait of the same character plant, pure plant, then in F1 only one trait can express। ऐसा ही होता है, एक ही आएगा और जो आएगा वो डोमिनेंट आएगा, रिसेसिव दिखाई नहीं देगा। आएगा जरूर फैक्टर तो, लेकिन वो दिखेगा नहीं। ठीक है, एक ही दिखा पाता। मतलब यहां पर अगर हम इसको थोड़ा और डीप में समझें, ईच प्लांट हैव टू फैक्टर्स फॉर ईच कैरेक्टर। हर एक पौधे के पास हर एक कैरेक्टर के लिए दो फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर का कॉम्बिनेशन उसके पास होता है। ठीक है, अब ये फैक्टर कैसे हैं? क्या दोनों टॉल वाले हैं तो टॉल बन जाएगा, एक टॉल वाला है एक ड्वार्फ वाला है तो वैसा बन जाएगा, दोनों ड्वार्फ वाले हैं तो ऐसा बन जाएगा। एक चीज तो क्लियर हुई कि हर कैरेक्टर क्यों है, क्योंकि उसके दो फैक्टर उसके पास पौधे के पास हैं, इसलिए वो कैरेक्टर आ रहा है। दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर ऐसा है तो फिर हमको ये बताओ ये 3:1 क्यों आ रहा है? ये टॉल है, ये ड्वार्फ है, F1 निकाला तो यहां 100% टॉल आए, सेल्फ पॉलिनेशन किया, F2 निकाला तो टॉल भी आए और ड्वार्फ भी आए, रेशो निकाला 3:1। इतना पता है कि कोई भी जो कैरेक्टर है
each plant have two factor for each character। ठीक है, ये चीज दिमाग में बार बार मैं इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि ये चीज आना जरूरी है। अब यहां पर भी दो फैक्टर हैं जिनके कारण ये टॉल बना हुआ है, यहां पर भी दो फैक्टर मौजूद हैं जिनके कारण ये ड्वार्फ बना है, यहां पर भी दो फैक्टर हैं जिनके कारण ये टॉल दिख रहा है, यहां पर भी दो फैक्टर हैं, यहां पर भी दो फैक्टर हैं। अगर इनको समझना है कि ये 3:1 क्यों आ रहे, तो हम उन फैक्टर को समझने की कोशिश करेंगे। और मेंडल साहब ने एक लॉजिक लगाया कि अगर ये पौधा प्योर है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले प्योर लाइन तैयार की थी, आपको याद होगा, इसमें केवल और केवल टॉल बनाने की पावर थी, मतलब इसके पास दोनों फैक्टर टॉल वाले हैं जिनको मैं कैपिटल टी टी बोल रहा हूं। ठीक है, क्योंकि वो प्योर प्लांट था, प्योर लाइन था, उसके पास केवल और केवल टॉल बनाने की पावर थी। ये भी प्योर था, इसके पास केवल और केवल ड्वार्फ बनाने की पावर थी। सपोज अगर मैं उनके फैक्टर को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करता हूं, तो चूंकि दो फैक्टर होना चाहिए, दोनों ड्वार्फ के होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको स्मॉल टी टी से रिप्रेजेंट किया। मुझे देखना है कि ये 3:1 कैसे आ सकता है, मुझे ये चेक करना है। तो ये बात समझ में आई कि ये अब यहां पर हमको 3:1 चाहिए। तो इतना तो कंफर्म है, वो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन जब कर रहे थे इतना तो पता था कि वो गैमीट बना रहे। अब सवाल ये आता है कि इसने जब गैमीट बनाए होंगे तो आखिर ये फैक्टर कैसे गए होंगे? क्या दोनों एक ही में आ गए, ये 0 हो गया, इसमें टॉल नहीं आया, या फिर ये एक एक हो गए? यहां पे डाउट था। उन्होंने देखा कि रेशो अगर आ जाए और मैं अगर इनको अलग अलग कर दूं गैमीट बनाते समय, अगर एक इसमें आ जाए और एक इसमें आ जाए, तब क्या ये रेशो आएगा? ये दिमाग में चल रहा था। तो उन्होंने इनको अलग अलग करके देखा। गैमीट में केवल एक फैक्टर को भेज के देखा। पौधे में, प्लांट में तो दो होते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, ईच प्लांट हैव टू फैक्टर। प्लांट में तो दो फैक्टर है, लेकिन गैमीट में जब प्लांट गैमीट बनाएगा तो गैमीट में ओनली वन फैक्टर ऑफ ईच कैरेक्टर। हर कैरेक्टर का केवल एक ही फैक्टर अगर जाए, जैसा कि मैं यहां बता रहा हूं, टॉल का अगर ये प्लांट में दो फैक्टर थे स्मॉल टी टी के, तो गैमीट में एक इधर जा रहा है। ऐसे ही जब ये गैमीट बनाएगा तो कैपिटल टी इधर आएगा एक गैमीट में और दूसरे में ये आएगा। अब सवाल ये आता है, ये गैमीट जब वापस जॉइंट होंगे, फ्यूज होंगे, जाइगोट बनाएंगे, तो मेल गैमीट फीमेल गैमीट से जुड़ेगा, स्वाभाविक है। तो ये 100% टॉल क्यों बन रहे? सवाल यहां पे है, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो अब देखिए आप, अगर ये गैमीट मेल वाला अगर इस फीमेल गैमीट से मिलता तो फैक्टर का कॉम्बिनेशन क्या होता? कैपिटल टी स्मॉल टी। सपोज ये वाला गैमीट इसकी बजाय इससे मिल गया तो चांस क्या बनेगा? तो भी यही बन रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। देखिए इधर से टी और इधर से टी, ये कॉम्बिनेशन बनेगा पौधे के पास। हमने बोला इसकी बजाय अगर ये मिलता इससे तो क्या बनता? तो भी यही बनता। और ये अगर इससे मिलता तो क्या बनता? तो भी यही बनता। क्या मेंडल साहब इस रिजल्ट को समझने के बाद ये कह सकते कि ये सभी पौधे 100% टॉल बन रहे? बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब के सब कैपिटल टी वाले हैं, सबके पास कैपिटल टी है, टॉल का फीचर है। हालांकि इनके पास ड्वार्फ का भी फीचर है, लेकिन वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है। तो जहां पे भी ये कैपिटल टी आएगा वही दिखेगा। दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस।
उन्होंने बोल दिया। इन पौधों को जब उन्होंने देखा तो ये सब टॉल थे, तो वो समझ गए कि टॉल के पास ये फैक्टर होते हैं तो भी टॉल होता है, और टॉल के पास अगर ये आ जाए तो भी वो टॉल होता है। हालांकि यहां ड्वार्फ मौजूद है लेकिन वो दिख नहीं रहा है। अगर इनके कॉम्बिनेशन से 3:1 आ जाए तो हम समझेंगे हेरिडिटी ऐसे ही हो रही है। जस्ट एक ट्रायल था मेंडल साहब का, केवल समझने का प्रयास कर रहे हैं आखिर कैसे हो रहा है। जैसे हम मैथमेटिक्स में नहीं समझते कि सपोज इसकी वैल्यू x है, अगर ये x है तो इसका एक क्या बनेगा, तो आंसर रिजल्ट फिर लास्ट में हम लेके आते हैं। ऐसे ही उन्होंने बोला सपोज यहां इसके पास कैपिटल टी है, सपोज इसके पास स्मॉल टी है, अगर ऐसे ऐसे होगा तो ये आएगा। क्या ये 100% टॉल बना सकता है? बना रहा है। क्या ये अब 3:1 बना सकता है? तो इनको करके देखो, इनको आपस में मिलाकर देखना है। ये प्लांट हैं, हर प्लांट के पास कैरेक्टर के 2 फैक्टर हैं। आप देखिए ना, 2 फैक्टर हैं। अब ये गैमीट बनाएगा, देखते हैं इस क्रॉस को क्या बनता है। चलिए भाई आप गैमीट बनाओ, तो बोला कि एक इसमें जाए और एक इसमें जाए। इसको भी बोला तुम गैमीट बनाओ, तो एक इधर आया और एक इधर आया। देखिए बने 2 गैमीट। जब बनेंगे तो हर कैरेक्टर के दोनों फैक्टर को अलग अलग कर देना है, करेंगे तो ही रिजल्ट 3:1 आएगा। अगर आपने अलग नहीं किया तो ये रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि रियल में प्लांट में ये रिजल्ट आ रहा है, इसीलिए इनको अलग अलग होना है, तभी ऐसा आ सकता है। देखिए कैसे आ रहा है। अगर ये मेल गैमीट इस फीमेल गैमीट से मिले तो क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है? कैपिटल टी। क्या यहां टॉल मौजूद है? बिल्कुल ये टॉल बनेगा। ये बिल्कुल ऐसा बन गया जैसा ये है, ये टॉल ही बनेगा। लेकिन हमने बोला अगर ये इसकी बजाय इससे मिलता तो क्या बनेगा? हमने बोला अभी भी ये टॉल बनेगा। क्यों? कैपिटल टी और स्मॉल टी बना, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये बिल्कुल F1 जैसा बन गया, लेकिन ये टॉल है। हमने बोला अगर ये इसके साथ मिलता तो देखिए यहां पे कैपिटल टी यहां स्मॉल टी, तो ये भी ऐसा बनेगा, और ये हमको मालूम है F1 जैसा है, ये भी टॉल है। लेकिन अगर ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी मिले, स्मॉल टी, तो ये पौधा ऐसा बन गया ड्वार्फ वाला। ये कैसा बन गया? ड्वार्फ वाला बन गया। क्या 3 टॉल और 1 ड्वार्फ बना? बन गया सर, बन गया। 3:1 हो गया। मतलब मेंडल साहब जो सोचे ऐसा हो रहा है। उन्होंने 3:1 भी प्रूव कर दिया और 100% भी प्रूव कर दिया कि अगर ऐसा ऐसा हो जाए जैसा मैं समझा रहा हूं तो ये दोनों रेशो मैच कर रहे। ध्यान देना, सब कुछ लॉजिक पे चल रहा है, सब कुछ लॉजिक पे चल रहा है। तो मेंडल साहब ने बोला कि अगर ऐसे टीटी को ऐसे टीटी से क्रॉस करें तो F1 में 100% ऐसे टीटी मिलेंगे, और ऐसे सेम इन टीटी को सेम इन्हीं के साथ आपस में जब क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये 3:1 में हमको दिखेंगे। 3:1 में हमको दिखेंगे। अब ये बात रिजल्ट मैच कर रहा है, जैसा मेंडल साहब सोच रहे हैं ऐसा दिख भी रहा है। ये सब हवा में चल रहा है, पेड़ के अंदर कुछ दिख नहीं रहा है कि फैक्टर कहां मौजूद है, जीन कहां मौजूद है, उनको नहीं मालूम। बस वो तो डाटा से मैच कर रहे हैं कि अगर ऐसा ऐसा हो तो क्या ये रिजल्ट मैच कर रहे। तो यहां पे बिल्कुल उनके एग्जैक्ट नतीजे मैच कर रहे। इसका मतलब यहां से एक स्टेटमेंट उन्होंने निकाल दिया। क्या निकाला? कि जब पौधे के पास हर कैरेक्टर के 2 अलग अलग फैक्टर हैं, प्लांट के पास कैरेक्टर के कितने फैक्टर हैं? 2। जब वो गैमीट बनाएगा तो ये जो दोनों फैक्टर हैं वो अलग अलग गैमीट में ट्रांसफर हो जाते हैं, तभी ये रिजल्ट आएगा। अगर ये अलग अलग नहीं होंगे, अगर ये आपस में जुड़ जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे,
तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उन्होंने एक चीज जरूर समझ ली कि वो जो भी कारण है, वो जो भी फैक्टर है, वो आइसोलेट यूनिट के रूप में पड़ा रहता है और जैसे ही वो गैमीट बनाता है वो अलग अलग में चला जाता है। ये प्लांट के पास है और ये गैमीट के पास है, ठीक है। वो कुछ भी है, वो जो भी है जिनके कारण वो टॉल है कि ड्वार्फ है, वो दो चीज होती है उसके पास, पौधे के पास। और जब वो गैमीट बनाता है तो वो दोनों चीज अलग अलग हो जाती हैं। ये आइसोलेट यूनिट के रूप में होती हैं, जुड़ती नहीं है, चिपकती नहीं है, फ्यूज नहीं होती, अलग अलग होने की पावर रखती हैं। यहां से मेंडल साहब का दूसरा नियम निकल के आ रहा है। अब मेंडल साहब ने दूसरे नियम का नाम दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना, हाँ, अलग हो जाना। उन्होंने बोला कि कोई भी प्लांट हो, कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी कैरेक्टर हो, मान लीजिए हम कलर ऑफ फ्लावर की बात करें तो प्लांट के पास ये दो फैक्टर हैं। हर कैरेक्टर के दो फैक्टर होते हैं हर प्लांट में, हर कैरेक्टर के दो फैक्टर होते हैं। और प्लांट जब गैमीट बनाता है तो ये दोनों फैक्टर अलग अलग गैमीट में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये गैमीट है। अगर किसी के पास कैपिटल आर और स्मॉल आर हैं तो जब ये गैमीट बनाएगा तो आर अलग हो जाएगा, ये आर अलग हो जाएगा। किसी के पास स्मॉल आर आर हैं, जब ये गैमीट बनाएगा तो एक आर अलग हो जाएगा, एक आर अलग हो जाएगा। मतलब हर कैरेक्टर के दोनों फैक्टर गैमीट बनाते समय अलग अलग होने की पावर रखते हैं, तभी F2 में 3:1 पॉसिबल है। इसका मतलब 3:1 हर बार हमको मिल रहा है, मतलब ये हर बार ऐसे ही अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग होने को ही बोला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब यहां एक चीज और समझ लो, इस पौधे के पास दोनों फैक्टर रेड वाले हैं। हमने बोला प्योर रेड, ठीक है। यहां एक रेड वाला है और एक व्हाइट वाला है, लेकिन प्लांट में जब फ्लावर आ रहा है तो रेड आ रहा है, F1 वाला है, रेड आ रहा है। हम क्या इसको प्योर बोलेंगे? नहीं, अभी हम इसको इम्प्योर बोल दिया। इम्प्योर रेड, रेड तो है पर इम्प्योर है। इसको देखिए, ये अगर हम बात करते तो दोनों के दोनों इसके पास व्हाइट वाले हैं, तो हमने बोल दिया प्योर व्हाइट। ये पौधा प्योर व्हाइट है क्योंकि इसके दोनों जीन्स व्हाइट वाले हैं। ये प्योर रेड है क्योंकि दोनों फैक्टर, दोनों जीन्स रेड वाले हैं। यहां पर एक रेड वाला है, एक व्हाइट वाला है, फिर भी पौधा रेड है ड्यू टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो बात ये आई समझ में कि पौधे जो होते हैं वो प्योर भी हो सकते हैं, वो इम्प्योर भी हो सकते हैं। प्योर भी हो सकते हैं जैसे ये आपको दिख रहा है, और वो इम्प्योर भी हो सकते हैं। लेकिन गैमीट की बात करो, गैमीट, ये गैमीट 100% रेड कलर वाला है क्योंकि इसमें व्हाइट नहीं है। ये 100% रेड वाला है क्योंकि इस गैमीट में भी व्हाइट का कुछ नहीं है। ये भी रेड वाला है, ये 100% व्हाइट वाला है क्योंकि इसमें रेड का कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई उस गैमीट में केवल एक ही चीज आ सकती है, या तो वो डोमिनेंट वाली आ जाए या फिर वो रिसेसिव वाली आ जाए। आएगी तो केवल एक चीज। इधर इस गैमीट के पास भी एक ही चीज है, इसके पास भी एक ही चीज है। मतलब गैमीट में केवल एक कैरेक्टर की एक चीज होगी, एक फैक्टर होगा। इसीलिए गैमीट ऑलवेज, अगर गैमीट की बात करते तो ऑलवेज कैसे होते हैं? प्योर होते हैं, उसमें कुछ भी दूसरा मिक्स नहीं हो सकता।
गैमीट ऑलवेज फाउंड एज ए प्योर फॉर्म। इसीलिए इस नियम को प्योरिटी ऑफ गैमीट्स के नाम से भी जानते हैं कि गैमीट हमेशा प्योर होते हैं, क्योंकि गैमीट में कैरेक्टर का केवल एक ही फैक्टर होता है, ओनली वन फैक्टर फाउंड, केवल एक ही फैक्टर होता है। इसलिए इस नियम को प्योरिटी ऑफ गैमीट्स के नाम से भी जानते हैं। सेम नियम है, दोनों एक ही बात है। पहला तो कैसे हम बोलेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बोलेंगे कि हर प्लांट में एक कैरेक्टर के दो फैक्टर होते हैं। प्लांट जब गैमीट बनाता है तो दोनों फैक्टर अलग अलग हो जाते हैं। ये तो हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसी चीज को हम दूसरे रूप में कैसे बोल सकते हैं कि प्लांट किसी भी कैरेक्टर के लिए प्योर या इम्प्योर हो सकते हैं, लेकिन चूंकि वो गैमीट बनाते समय फैक्टर अलग अलग हो रहे, इसलिए गैमीट में केवल एक ही फैक्टर होता है और इसी कारण गैमीट हमेशा कैरेक्टर के लिए प्योर होते हैं। इसको हम बोलते हैं प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। नहीं बात समझ में आ रही, कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है। पहला नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसको हमने समझा कि F1 में केवल एक दिखता है, ओनली वन, एक ही दिखता है, ऐसा ही नियम है। दूसरा हमने बोला कि प्लांट तो जब भी गैमीट बनाते हैं तो उसके पास जो दो फैक्टर हैं, टू फैक्टर हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं गैमीट में। मतलब नियम का नाम है सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और इसी नियम को हमने बोला प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। ठीक है, धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए, जस्ट लॉजिक पे जाइए, रटने की कोशिश मत कीजिए। हेरिडिटी रटने से समझ में नहीं आती, अपना दिमाग खुद चलाना पड़ता है। ठीक है, अब कुछ नए शब्द मैं आपको समझाता हूं जो आपको आने चाहिए। सबसे पहली बात तो यही था कि फैक्टर को आज हम जीन के रूप में जानते हैं। आज हम बोल सकते हैं कि हर कैरेक्टर के दो जीन्स होते हैं हर पौधे के पास, फॉर ईच कैरेक्टर। हर कैरेक्टर के दो जीन्स होते हैं, किसमें? प्लांट में। अगर मैं गैमीट में बात करूं तो केवल एक ही होगा, अभी समझ लिया। प्लांट में होते हैं दो, गैमीट में जब प्लांट गैमीट बनाएगा तो केवल एक होगा उसमें। तो एक तो ये चीज क्लियर है कि फैक्टर जो मेंडल साहब यूज कर रहे हैं, आज हम उसको जीन बोलते हैं। आज हम कह सकते हैं कि हर कैरेक्टर के दो जीन्स होते हैं पौधे में, जब वो गैमीट बनाता है तो दोनों जीन्स अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने बात किया डोमिनेंट क्या है और रेसेसिव क्या है, हमने ये बात किया। तो ये चीज समझ में आई कि जो F1 में दिखता है वो डोमिनेंट, जो F1 में नहीं दिखता वो रिसेसिव। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ F1 देख के आपको ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, डोमिनेंट हो गया, रिसेसिव हो गया। अब एक जो मैं जनरल यूज कर रहा था अभी, प्योर और इम्प्योर। मैंने क्या बोला? प्योर और इम्प्योर। इनको जेनेटिक्स में प्योर इम्प्योर ना कहते हुए यहां पे कुछ टेक्निकल शब्द यूज किए गए हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। प्योर को बोलते हैं होमोजाइगस, और इम्प्योर को बोलते हैं हेटेरोजाइगस। ये दो शब्द सीख लीजिए। अगर किसी भी पौधे के पास कैरेक्टर के दोनों जीन, बोथ जीन्स आर सेम, एक ही जैसे हों, तो वो होमोजाइगस होगा। जैसे
अगर मैंने बोला कि किसी पौधे के पास टॉलनेस के जो जीन हैं वो दोनों के दोनों कैपिटल टीटी हैं, तो दोनों जीन सेम है, ये प्योर है, 100% प्योर है टॉल का। लेकिन मैं जेनेटिक्स में क्या बोलूंगा, इफ द बोथ जीन्स आर सेम दीज आर होमोजाइगस प्लांट। ठीक है, आप बोलेंगे सर स्मॉल टीटी क्या है, आप देख लीजिए 100% प्योर है ड्वार्फनेस के लिए, ये प्योर है ड्वार्फनेस के लिए। बोथ जीन्स आर सेम, इसका मतलब ये भी होमोजाइगस है, ये दोनों के दोनों क्या हैं, होमोजाइगस है। लेकिन जब मैं बात करूंगा कि एक पौधा ऐसा है F1 वाला, इसका एक जीन तो टॉल वाला है, एक जीन इसके पास ड्वार्फ वाला है, मैं बोल रहा था ये इंप्योर है, इसमें मिक्स है। अब मिक्स है मतलब बोथ जीन्स आर नॉट सेम, सेम नहीं है दोनों जीन। एक कैरेक्टर पे ध्यान देना, एक कैरेक्टर के दोनों जीन अगर सेम नहीं है तब इसको क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस, इंप्योर हेटेरोजाइगस बोलेंगे। तो होमोजाइगस क्या है, हेटेरोजाइगस क्या है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आपको मदद करेंगे ये शब्द जब क्वेश्चन बनेंगे। इफ बी क्रॉस बिटवीन homozygous character of this cross with heterozygous character of this what will be developed, ऐसे करके वो बोलेगा। तो आपके दिमाग में क्लियर होना है, होमो का मतलब दोनों जीन को सेम कर दो, और हेटेरो का मतलब एक कैपिटल एक स्मॉल कर दो। ये सिंबल जो दिए गए, जनरली जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, जो डोमिनेंट होता है उसका एक यूज कर लेते हैं। जैसे कलर ऑफ फ्लावर के लिए हम रेड डोमिनेंट होता है तो रेड का आर यूज कर लेते हैं। अब कलर ऑफ फ्लावर के लिए दूसरा व्हाइट होता है, आप बोलेंगे सर इसका डब्ल्यू यूज कर लो। अरे भैया एक ही कैरेक्टर है, ये डोमिनेंट है ये रिसेसिव है, और रिसेसिव को सबसे बढ़िया रहेगा स्मॉल आर से ही कर दो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन ना हो इसलिए डोमिनेंट के को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, केवल ये एक सिंबल है और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। हाँ, फिजिकली अंदर क्या है, वो डीएनए कैसा है, वो जीन कैसा है, वो बात बाद में है, फिलहाल हम केवल एक सिंबल यूज कर रहे हैं। व्हाइट के लिए क्या यूज करेंगे, स्मॉल आर यूज करेंगे। ठीक है, अगर येलो सीड है तो कैपिटल वाई, हाँ कैपिटल वाई हो सकता है डोमिनेंट, और अगर वो आपका ग्रीन सीड है तो स्मॉल वाई यूज होगा। तो ये क्या है, ये है टाइप ऑफ जीन, ये क्या है, टाइप ऑफ जीन फॉर कैरेक्टर। एक कैरेक्टर के कितने तरह के जीन्स हो सकते हैं, एक डोमिनेंट हो सकता है, एक रिसेसिव हो सकता है, दो तरह के हो सकते हैं। यहां पर मेंडल साहब जो यूज कर रहे हैं, हमारा जेनेटिक्स जो यूज कर रहा है वो यूज करता है एलील, एलील्स। एलील्स क्या होता है, एलील्स का मतलब होता है टाइप ऑफ जीन्स। आखिर जीन्स कितने तरह के हैं, फॉर कैरेक्टर, कैरेक्टर के लिए कितने तरह के जीन्स मौजूद हैं उसे हम बोलते एलील। चलिए कल की क्लास में थोड़ा एलील और जीन प्रॉपर ढंग से डिस्कशन करूंगा ताकि कंफ्यूजन ना रहे। हो सकता है आज जो हमने इतना समझा थोड़ा दिमाग हैंग हो रहा होगा, कल की क्लास में थोड़ा सा मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और एलील और जीन्स क्या होते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेंगे जिनको समझना जरूरी रहेगा। आज मैंने होमोजाइगस क्या है, हेटेरोजाइगस क्या है, डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है, इनके बारे में बात किया, आपको समझ में आया होगा। तो कल की क्लास नेक्स्ट हम बात करेंगे।